जय हिंद। कर्नल साहब के आपने कहा कि चाइनीज वापस जा रहे हैं और जाते हुए उनके फौजियों ने ये सोचा और थोड़ी सी गैरत खाई और उन्होंने कहा जाते हुए क्यों ना हम एक पॉइंट स्कोर कर जाएं और इंडियन सेना के ऊपर ये हमला कर दें। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि इंडियन सेना ने उनके ऊपर हमला किया, ये तो हमें पता है कि चाइनीज ने ही मारा है। लेकिन जो वहां पे इंडियन सेना है, जो इंडियन फौजी है, क्या वो भी कभी थोड़ा सा इस तरह सोचेंगे, गैरत खाएंगे और वो भी चाइनीज को मारेंगे? सर के इस वक्त ऑलमोस्ट 15-16 घंटे हो गए जब ये क्लैश हुआ था इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के माबैन। जो बीजेपी की लीडरशिप है उनके मुंह में तो जिस तरह मेजर गौरव आर्या साहब कहते हैं कि दही लगता है जम गया है, वो बोल ही नहीं रहे। करेगा तो वो पीएलए आर्मी करेगी, क्योंकि उनके लिए एक ये कलंक के बराबर बात है, उनके लिए एम्बेरसमेंट है, उनके लिए ये बड़ी ही शर्म की बात है। और चाइना के ऊपर एक कलंक लग गया, वो वापस जा रहा था। पर ये जो सूरत हाल है वो तो इसके बिल्कुल बरक्स है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। अगर वो वापस जा रहे थे तो वो इंडियन आर्मी को क्यों मारते? अगर वो पीछे जा रहे थे तो कलंक तो कहीं ना कहीं भारत की सेना पे और भारत की हुकूमत पे इस वक्त लगा हुआ है कि अगर चाइना टेररिस्ट हफीज सईद जैसे आदमी को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए 10 दिन सोचता है, 15 दिन सोचता है और उसके बाद उसे डिक्लेयर करता है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि क्या चाइना की टेंडेंसी है। जब भी इंडिया का कोई मसला बनता है तो वो बीच में घसीट के पाकिस्तान को ले आता है। बात अभी हो रही थी इंडिया और चाइना की और आप घसीट के बीच में पाकिस्तान को ले आए। आपका मीडिया, जिस मीडिया पे मैं और आप भी अक्सर बैठते हैं, वो हर चीज को फौरन कहता है और वो रिपोर्ट करता है। और वो मीडिया जो 2 दरख्तों के गिरने को 300 बंदों के मारने की सर्जिकल स्ट्राइक करार दे देता है। अभी उस मीडिया पे बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, वी शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट दिस, अभी इसके बारे में बात ना करें, डिटेल्स आने दें। जब चाइना का मसला आता है तो जिम्मेदारी आ गई। जो भारतीय फौजी मरे, जो वहां पे विधवा हुई ख्वातीन, बच्चे यतीम हुए, उसकी जिम्मेदारी आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर जाती है। और मोदी जी और उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि आज जो है ये हालात हो चुके हैं। पहली बार इंटरनेशनल फोरम में 57 देशों ने हमारे को आर्टिकल 370 के ऊपर सपोर्ट किया। जिक्र किया कि 57 कंट्रीज आपके साथ खड़े हुए आर्टिकल 370 के मामले पे, पर जो 100+ कंट्री, 100 से ज्यादा कंट्रीज जो आपके मुखालफत में खड़े हुए, उनको भी काइंडली आप याद रखें और ये देखें कि मेजॉरिटी जो दुनिया है इस वक्त वो इस मौजू पे, खुसूसन इस मुद्दे के ऊपर भारत के खिलाफ है। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने खबरों में सुना होगा कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो लद्दाख के एरिया में है, वो एरिया जहां पे इस वक्त इंडिया और चीन के माबैन टेंशंस चल रही हैं, कि आज रात को वहां पे क्लैश हुआ इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के दरमियान। और अब तक आने वाली इतलात के मुताबिक वहां पे एक इंडियन आर्मी ऑफिसर समेत 3 जवान वहां पे हलाक हुए। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंडियन डिफेंस एनालिस्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह। थैंक यू सो मच कर्नल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जय हिंद। और आप जैसे डिफेंस एनालिस्ट और दीगर जो इंडियन हमारे दोस्त हैं, वो ये कह रहे थे कि सूरत हाल नॉर्मल हो रही है और अगले चंद दिनों में सारे मामला तय पा जाएंगे, लेकिन अब अचानक ये झड़प क्यों हो गई? देखिए, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ऑफिशियली इंडिया ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। अगर हमारे यहाँ 3 लोग शहीद हुए हैं। सवाल है जो आपका, जो बढ़िया सवाल है, जिसको कि पूरे दुनिया को समझना चाहिए, देखना चाहिए, पूछना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया और चीन के बीच में जो बात चल रही थी उससे डी-एस्केलेशन शुरू हुआ। और डी-एस्केलेशन कैसे शुरू हुआ था कि गलवान वैली हॉट स्प्रिंग में चाइना ने विड्रॉ करना शुरू किया था। कोई बोलता है 1 किलोमीटर, कोई बोलता है 2 किलोमीटर, कोई बोलता है 10 किलोमीटर। लेकिन उनकी ऑफिशियल एजेंसी, हमारी ऑफिशियल एजेंसी क्लियरली ये बात एक्सेप्ट करती है कि वो डी-एस्केलेशन शुरू हुआ, उन्होंने विड्रॉल किया। जहां तक बात है, जैसा चाइनीज ऑफिशियली इस समय क्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर, कि इंडिया ने डी-एस्केलेशन को रोका या उसमें इंस्टिगेट किया। जनाब, बिना किसी की साइड लिए, क्या आप नहीं मानेंगे इस बात को, अंदर कौन आया था? चाइना आया था। वापस कौन जा रहा था?
चाइना जा रहा था डीएस्केलेशन प्रोसेस में। तो इंडिया एस्केलेट कैसे कर सकता है? इंडिया इंस्टिगेट कैसे कर सकता है? इंडिया तो अपनी खुशी जाहिर कर रहा था, सेटिस्फेक्शन जाहिर कर रहा था, प्रोफेशनलिज्म जाहिर कर रहा था कि आपने ये बात मानी है और आप विड्रॉ कर रहे हैं। हम उसको क्यों डीरेल करेंगे? अगर कोई डीरेल करेगा तो वो पीएलए आर्मी करेगी, क्योंकि उनके लिए एक ये कलंक के बराबर बात है, उनके लिए एम्बेरसमेंट है, उनके लिए ये बड़ी ही शर्म की बात है कि आए थे, जैसे उस दिन हमने कहा, आए थे बैंड बाजा लेकर और अपना बैंड बजाकर आप वापस जा रहे थे। तो जो भी इंस्टिगेशन फील करी गई वो पीएलए ने अपने आप अपने लिए करी। सो इस वजह से मैं तो यही कहूंगा, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये डीएस्केलेशन होते होते एक किसी इस तरह के इंसिडेंट्स में बदल गई जिसमें 50 साल में पहली बार दोनों तरफ कैजुअल्टीज हो गई। पूछूंगा, आपने ये कहा कि डी एस्केलेशन हो रही थी और चाइना के ऊपर एक कलंक लग गया, वो वापस जा रहा था, पर ये जो सूरत हाल है वो तो इसके बिल्कुल बरक्स है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। अगर वो वापस जा रहे थे तो वो इंडियन आर्मी को क्यों मारते? अगर वो पीछे जा रहे थे तो कलंक तो कहीं ना कहीं भारत की सेना पे और भारत की हुकूमत पे इस वक्त लगा हुआ, इसलिए कि इंडियन जिस एरिया को क्लेम करते हैं, चाइनीज वहां पे बैठे हैं और वहां पे आपके जवानों को मार भी रहे हैं और आप लोग कुछ कर नहीं रहे। चाइना अपने एलएसी को छोड़कर हमारे एलएसी में आया, गलत काम है। सारी की सारी ट्रीटीज का उल्लंघन कर रहा है, गलत काम है। ऊपर से वापस नहीं जाने की बातें कर रहा था, शुरू में अपने आप में दादागिरी थी। लेकिन जब चाइना ने देखा कि इंडियन मिलिट्री बिल्कुल सामने अडिग खड़ी रहेगी और हटेगी नहीं, डिप्लोमेटिकली उनको समझाया गया कि आप गलत रास्ते पर आए हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पॉलिटिकली अब उसे दिखता है कि इंडिया में एक वो विल है कि जो चाइना के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और आखिर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाइना की जो थू पूरे वर्ल्ड में हो रही थी कोविड की वजह से, अब उसे बॉर्डर इंकर्शन के वजह से और ज्यादा एम्बेरसमेंट सहनी पड़ रही थी। जहां तक बात है विड्रॉल की और डी एस्केलेशन, एक जिसको कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने डिसाइड किया कि चलिए डी एस्केलेट कर कर हम गलत आ गए हैं, हम वापस चले जाते हैं। जब वो वापस जा रहे हैं तो आप ही बताइए, जो आदमी आया था बैंड बाजा बजाकर और अपना बैंड बजवाकर वापस जा रहा है, तो देखिए एम्बेरसमेंट तो उसी की होगी, कलंक उसी पर लगेगा कि आपने वो एक कदम आगे लिया क्यों, जबकि आपको मालूम था कि वो गलत है, जब आपने 2 कदम पीछे जाना था। इस एम्बेरसमेंट को, इस हताशा को, इस इंसल्ट को वो जो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें लगा कि चलिए जाते जाते क्यों ना एक ये कोशिश करी जाए कि ये जो हमारी डी एस्केलेशन की जो ड्रिल है इसे किसी तरह विफल कर लिया जाए, इंडिया को इसका ब्लेम किया जाए कि देखिए हम तो जा रहे थे और यहां लड़ाई हो गई। कर्नल साहब के आपने कहा कि चाइनीज वापस जा रहे हैं और जाते हुए उनके फौजियों ने ये सोचा और थोड़ी सी गैरत खाई और उन्होंने कहा जाते हुए क्यों ना हम एक पॉइंट स्कोर कर जाएं और इंडियन सेना के ऊपर ये हमला कर दें। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि इंडियन सेना ने उनके ऊपर हमला किया, ये तो हमें पता है कि चाइनीज ने ही मारा है। लेकिन जो वहां पे इंडियन सेना है, जो इंडियन फौजी है, क्या वो भी कभी थोड़ा सा इस तरह सोचेंगे, गैरत खाएंगे और वो भी चाइनीज को मारेंगे रादर देन के वेट करते रहे कि चाइनीज हमें मारेंगे? पहला सवाल कि भारतीय सेना कब चाइनीज को पिटाई करेगी वगैरह वगैरह, ये मेरे रिकॉर्ड पर नहीं है, ये चाइनीज के रिकॉर्ड पर है। नकुला में जो फरवरी से अप्रैल के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें उनके एक अधिकारी को सबसे ज्यादा चोट लगी और बाकी पहली बार उनके यहां इंजरीज बहुत ज्यादा ग्रीवियस हुई। अगर इंडिया और इंडियन आर्मी फोर्सेस अपने पर आ जाएं तो सर ये बात तो आज की तारीख में चाइना के ऑफिशियल न्यूज़पेपर तक में आ रहा है कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में इंडियन फोर्सेस का कंपैरिजन वर्ल्ड में कहीं नहीं। सो अगर मार पिटाई की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता
कि हम एक बहुत ही अच्छी बात कर रहे होंगे, हालांकि अनफॉर्चुनेटली फॉर चाइना पहली बार उन्हें काफी अच्छी पिटाई हो गई, जिस भी वजह से रही। लेकिन दूसरे कंट्री के अंदर जाकर बात करना, बोलना इंडिया की आदत नहीं। बड़ा अच्छा उदाहरण है, हम पाकिस्तान के बारे में इतनी बातें करते हैं, लेकिन कभी भी हम पाकिस्तान का क्रिटिसिज्म सिवाय टेररिज्म के और कहीं नहीं करते। हम हमेशा आपसे सवाल ये करते हैं पाकिस्तान से भी कि देखिए, आपको जो करना है करिए, हमारे साथ बात कीजिए, हमारे साथ ट्रेड करिए, हमारे साथ सब कुछ करिए, और अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था। लेकिन ये जो टेररिज्म वाला पार्ट है, और हमारा चाइना से भी सिर्फ इसी वजह से एक तरह से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है कि अगर चाइना टेररिस्ट हाफिज सईद जैसे आदमी को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए 10 दिन सोचता है, 15 दिन सोचता है, और उसके बाद उसे डिक्लेयर करता है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि क्या चाइना की टेंडेंसी है कि जब भी इंडिया का कोई मसला बनता है तो वो बीच में घसीट के पाकिस्तान को ले आता है। बात अभी हो रही थी इंडिया और चाइना की, और आप घसीट के बीच में पाकिस्तान को ले आए और पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगा दिए। पर मसला ये है कि सर के इस वक्त ऑलमोस्ट 15-16 घंटे हो गए जब ये क्लैश हुआ था इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के माबैन। जो बीजेपी की लीडरशिप है उनके मुंह में तो जिस तरह मेजर गौरव आर्या साहब कहते हैं कि दही लगता है जम गया है, वो बोल ही नहीं रहे। आपका मीडिया, जिस मीडिया पे मैं और आप भी अक्सर बैठते हैं, वो हर चीज को फौरन कहता है और वो रिपोर्ट करता है, और वो मीडिया जो 2 दरख्तों के गिरने को 300 बंदों के मारने की सर्जिकल स्ट्राइक करार दे देता है। अभी उस मीडिया पे बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, वी शुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट दिस, अभी इसके बारे में बात ना करें, डिटेल्स आने दें। तो जब चाइना का मसला आता है तो जिम्मेदारी आ। जहां तक आपकी बात है दही जमाने की, देखिए ऐसा है, इंडियन आर्मी ने आज तकरीबन 2 बजे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी, और साथ में यह कहा गया है आज शाम को एक स्टेटमेंट और दी जाए। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक होने की वजह से क्लियर कट कोई चीज बिना छुपाए बताने को तैयार है। चाइना आज भी ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं कर रहा कि उनके 5 आदमी इस इंसिडेंट्स में मर गए। आज जो भारतीय फौजी मरे, जो वहां पे विधवा हुई, ख्वातीन, बच्चे यतीम हुए, उसकी जिम्मेदारी आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर जाती है। और मोदी जी और उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि आज जो है ये हालात हो चुके हैं। वैसे मैं आपके खबर के लिए बता दूं और सभी श्रोताओं के लिए बता दूं, हमारे यहाँ फौजी कभी मरता नहीं है। हमारे यहाँ फौजी हमेशा शहादत देता है, और शहादत में जो जान जाती है उसका हमें फक्र होता है। दुख जरूर है, बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन शहादत अपने आप में एक बहुत पुण्य काम है और बहुत कम लोगों को इसका मौका मिलता है। जहां तक मोदी गवर्नमेंट या मोदी साहब के गवर्नमेंट को कोई अगर इस बात के लिए ब्लेम करे, तो देखिए करने को कुछ भी कर ले, लेकिन जो असली बात है वो ये है कि भारत देश में हमने सब कुछ ट्राई कर देख लिया पिछले 70 साल। जो अब एक नई वेव चली है इस गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें क्या आया है? उसमें 3 चीजें आई हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट सुप्रीम। अब हम किसी के साथ झुककर बात नहीं करते। हमें नहीं लगता कि हम किसी से कुछ ले रहे हैं, हमें लगता है हम किसी के साथ कुछ ले दे रहे हैं। अगर कुछ ले रहे हैं तो दे भी रहे हैं, पहली। दूसरी बात, आत्मनिर्भरता। हमने सेल्फ रिलायंस को एक नया मोड़ दिया है, स्किल इंडिया को एक नया मोड़ दिया है, जो हमें लगता है बड़ा सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि चीन जैसे देश परेशान हैं कि कहीं भारत अपने आप में आगे ना निकल जाए। और तीसरी बात, जो अगर आप कहते हैं कि हम शायद किसी के साथ हमारी बन रही है या नहीं बन रही है, ये बात बनने और ना बनने की नहीं है। पहली बार इंटरनेशनल फोरम में 57 देशों ने हमारे को आर्टिकल 370 के ऊपर सपोर्ट किया, हमारे साथ खड़े हुए। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी गवर्नमेंट सक्सेसफुल है या नहीं है। ठीक। अच्छा, आपने सर जिक्र किया कि 57 कंट्रीज आपके साथ खड़े हुए,
आर्टिकल 370 के मामले पे पर जो 100 प्लस कंट्री 100 से ज्यादा कंट्रीज जो आपके मुखालफत में खड़े हुए उनको भी काइंडली आप याद रखें और ये देखें कि मेजॉरिटी जो दुनिया है इस वक्त वो इस मौजू पे खुसूसन इस मुद्दे के ऊपर भारत के खिलाफ है। आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगा सर कि जिस तरह मैंने पहले भी क्वेश्चन करने की कोशिश की थी कि जब पाकिस्तान का मामला आता है तो मैं और आप जाते हैं भारतीय मीडिया के ऊपर बैठ के भी सर हम डिबेट करते हैं, लेकिन अब जब ये चीन का मामला आया है और आज सूरत हाल ये आ चुकी है कि भारतीय सेना के जवान वहां पे जाने दे रहे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया इसको उस तरीके से डिस्कस नहीं कर रहा और वो कह रहा है कि एहतियात की जाए, जब इंफॉर्मेशन पूरी आएगी तब हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में तो 2 दरख्त गिरा के आप लोग कहते हैं 300 बंदे मार दिए और 4 दिन उस पर डिबेट कर देते हैं। अब इस पे इंडियन जो मीडिया है वो कह रहे हैं जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने हमें टाइम दिया। जिस तरह दोस्तों आप लोगों ने भी सुना कि कर्नल साहब कह रहे थे कि वो चाइना के जो फौजी वापस जा रहे थे, ऑब्वियसली वो थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे, इसलिए जाते हुए उन्होंने ये बात की। अगेन हमने देखा कि इंडिया की तरफ से एक अपना उनका नैरेटिव आता है और अपना उनका जो उनका देखने का जिसे कहते हैं जाविया निगाह मुख्तलिफ होता है। हम चीजों को मुख्तलिफ नजर से देखते हैं, वो मुख्तलिफ नजर से देखते हैं, पर अच्छी बात यह है कि हम एक दूसरे से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। वो अपना नुक्ता नजर पेश करते हैं, हम अपना नुक्ता नजर पेश करते हैं। सो वंस अगेन कर्नल साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुस्तकबिल करीब में फ्यूचर में दोबारा आपको ज़हमत दूंगा। जय हिंद।